नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। साल 2022 यानी नया साल, नई चुनौतियां, नई बातें। सरकार में भी नए साल को लेकर कुछ न कुछ योजनाएं तो जरूर बनी होंगी और इसके साथ ही पिछला साल कैसा गया ये भी सरकार के प्रतिनिधि से जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस बार हम जा पहुंचे कैबिनेट मंत्री जो कि जेल और बिजली विभाग संभाल रहे हैं, रणजीत सिंह चौटाला के पास। उनसे हमने पिछले साल की उनके कामों के बारे में जाना और इसके साथ ही साल 2022 को लेकर उनकी और उनके विभाग की क्या कुछ योजनाएं हैं। तमाम मुद्दों पर हमने रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की है। देखिए, 2021 बीत चुका है और 2022 में हम कदम रख चुके हैं और इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। 8वें साल में प्रवेश कर चुकी है सरकार और तमाम तरह के रेजोल्यूशंस जो हैं वो सरकार ने लिए हैं। अलग अलग मंत्रियों ने नए साल के लिए अलग अलग योजनाएं भी बना ली हैं। क्या कुछ योजना जेल और बिजली विभाग को लेकर बिजली और जेल मंत्री जो हैं रणजीत सिंह चौटाला उनके हैं और इसके साथ ही पिछले साल के कामकाज, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। साल की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के साथ मुलाकात करवा रहे हैं। सर, नए साल की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मैडम, आपको भी, सबको जी। सबसे पहले तो ये बताइए, जो पिछला साल गया बहुत सारी चुनौतियां थी, 2020 की तरह 21 में भी हमने देखी, तो पिछले साल को आप किस तरह से देखते हैं, पहले ये बताइए। देखिए मैडम, पिछला साल जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि कोविड की दोनों लहरें उस साल में आई और इकोनॉमी पे भी असर पड़ा, लोगों के आम जनजीवन पे बहुत असर पड़ा जी। तो पिछले साल को मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं था। अब परमात्मा से दुआ करते हैं कि अगला साल देश के लिए बहुत अच्छा है। जी। लोग हमारा हर तरीके से लोगों का भाईचारा, बिजनेस और देश जो है हर तरीके से प्रदेश प्रगति करे। जी जी जी, बिल्कुल। अगर हम आपके विभागों की बात करें, एक तो बिजली और दूसरा जेल, इन दोनों विभागों में एक एक करके बात करते हैं। बिजली विभाग में आपने कुछ एक वादे किए थे किसानों से, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने पूरे हो गए और कितने अभी भी हैं ऐसे जो पूरे होने की बात जोर हैं। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि किसान को 2 चीज़ें चाहिए जी। पानी और बिजली, फिर उससे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पानी ठीक मिल रहा है, बिजली की कोई कमी नहीं है। मैं ये समझता हूँ हरियाणा में जितना अब परफॉर्म करे, कभी बिजली की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी पिछले दिनों निर्मला सीतारमण है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जो वीसी थी उस पर यह कहा था कि मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को और इनकी गवर्नमेंट को बधाई देती हूँ। अच्छा। कि पावर में बहुत बढ़िया ये इन्होंने मैनेज करा है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से भी उन्हें कहूँगी कि वो एक टीम लेके हरियाणा में जाएं और आप सब चीफ मिनिस्टर से कहता हूँ कि जो हरियाणा कर रहा है उस मॉडल को आप सब लोग अडोप्ट करें। अच्छा। हरियाणा इज डूइंग मच बेटर, इतना अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। ये उन्होंने, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और मैं भी उनका एक पार्ट हूँ। देखिए, सरकार बनने के बाद हमारा जो लाइन लॉस है बहुत कम हुआ है, बहुत तेज़ी से बिजली में हमारी पोजीशन बढ़ी है। हमारे 6800 गांव हैं जिनमें आप ये समझे कि 5500 से ज़्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं जगमग योजना में, जो हमारे सीएम साहब का प्राइम प्रोजेक्ट था जी। इसके बाद अभी ट्यूबवेल्स के मामले में हमें 84,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें 56,000 लोगों ने 30-30 हज़ार रुपये जमा करा जो सीरियस हुए, बाकी तो 100 रुपये का फार्म भरा था। उन 56,000 लोगों में हमने 16,000 को कनेक्शन दे दिए, बाकी 15,000 को हम और देने जा रहे हैं। 22 जून तक हम मोटा पिछले सारे कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद कुछ कनेक्शन रहेंगे, उन्हें हम बड़ा जल्दी अगले 2-3 महीनों में उन्हें देने का काम करेंगे। पहले 1 मोटर होती थी, अब हमने 8 अप्रूव्ड मोटर्स कर दी, जिनमें जो किसान को अच्छे लगे वो मोटर ले। हमारा SDO जेई जाके उसे मौके पे अप्रूव करेगा और किसान अपनी मर्जी से मोटर खरीद के अपना ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए। और हमने इसके बाद जो कुसुम योजना में जो सोलर ट्यूबवेल्स हैं वो हमें जो टारगेट मिला था उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया। 15,000 ट्यूबवेल हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए, अभी 22,000 हमें और मिले हैं जो हम अभी जल्दी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अभी एक दिन में हमने 2 घंटे के लिए पोर्टल खोला, उसमें 28,000 एप्लीकेशन हमें नई सिरे से आ गई। आधे घंटे में।
मतलब लोगों का जो 5 एकड़ तक का किसान है, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ वाला, उसको ये बहुत पसंद आ रहा है। उन्हें ये जो सोलर का है, इससे ना तो बिजली का खर्चा घर में वो सब कम हो गया, और इसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उस पर सब्सिडी, और 45% हम देते हैं, तो किसान के हेड पे केवल 25% खर्चा आता है। तो बहुत भाग के लाइन में लग के ले रहे हैं, मतलब लाइन टूट नहीं रही है हालत है। हाँ, मतलब काफी कहीं ना कहीं उनको अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा मैं आपसे एक बताऊं कि सबसे बड़ा काम है कि हरियाणा इस वक्त सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। हमारे यहाँ जो एक्सकावेटर बनते हैं पूरे देश का, उसका 76% हम अकेले प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका मोटरसाइकिल हम 60% पूरे देश का, अकेले हरियाणा का शेयर है मोटरसाइकिल में, 60% हम अकेले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद 53% हम जो क्रेन है वो बना रहे हैं, 51% हम कार में हमारा शेयर है, 47% पूरे देश के जो ट्रैक्टर बनते हैं उसमें अकेले हरियाणा का शेयर है। तो जब पावर में हम बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत कंफर्ट लेवल पे होंगे तभी ये काम कर सकते हैं। तो अब आप गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी और पलवल तक लेके इधर पानीपत तक, ये हमारा फरीदाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हब बन गया। दिल्ली के नज़दीक है, एनसीआर में है। यहाँ बहुत हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। जी जी। पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला ने, अभी मतलब 1-2 दिन पहले की बात है, कि जब उन्होंने तमाम उद्योगपति, जो सीनियर लेवल के उद्योगपति, उनके साथ बैठक की और गुरुग्राम के और उसके आसपास दुबई की तर्ज पर कुछ एक बड़ा करने की योजना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आम जनता जिसे नहीं समझ में आया हो अखबार पढ़ के भी, क्या है वो, क्या किस तरह से सोच रहे हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री ऐसा है कि जब भी कहीं डेवलपमेंट होती है, पहले कभी बॉम्बे कैपिटल होता था, कभी कैलकाटा था, अब फाइनेंशियली बहुत, क्योंकि एक सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, तो दिल्ली बहुत बड़ी एक फाइनेंशियली कैपिटल बन गई। हर आदमी जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी वो चाहेंगे कि जैसे अमेरिका में जाएंगे तो वो जाएंगे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन पहुँचे, उसके नज़दीक कहीं करें। तो दिल्ली आके जब दिल्ली से देखते हैं तो हरियाणा 200 किलोमीटर में सब जगह उनका एरिया आ जाता है, 3 तरफ हरियाणा है। तो हर कंपनी आके चाहती है कि हम हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करें। हमारे सीएम साहब के आने की वजह से एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया बन गया। हर आदमी, बड़ी पीसफुल स्टेट है, हर आदमी चाहता है कि यहाँ आके, कभी साउथ में कुछ और नारा लग जाता है, बंगाल में कुछ और लगता है, तो यहाँ आके लोग समझते हैं कि उन्हें कोई टेंशन नहीं, फ्रीली अपना काम करते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली के बाहर एनसीआर जोन में हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सोनीपत देखें तो पानीपत देखें, जितने कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, दूसरा भी ये जो नए और हाईवे जो बने हैं गडकरी साहब के बाद, तो चारों तरफ दिल्ली से निकलते हैं, तो सारी जगह हरियाणा में, सब जो दिल्ली का रोड था सारा हरियाणा में आ रहा है। तो इस करके मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बढ़िया चलेगा। जी जी जी। अब हम जो आपका जेल विभाग है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव भी है, कहीं ना कहीं बड़े कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील एक विभाग है, जिसको बड़े तरीके से हैंडल किया जाना ज़रूरी है। वहाँ पे भी काफ़ी काम हुए हैं, तो उनके बारे में भी, जैसे महिलाओं के लिए भी कुछ खास व्यवस्था की गई है, जेलों का जो एटमॉस्फेयर उसको सुधारने की काफ़ी कोशिश की गई है। कुछ दिन पहले एक आया था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था होने जा रही है, तो तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं। थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं कि जेल के अंदर कैदियों के लिए सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उसमें हरियाणा सरकार कहाँ तक पहुँची है? मैडम, इस सब्जेक्ट को मैंने जो पढ़ा है, हाँ जेल का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इंग्लैंड ने शुरू करा जी और आज के दिन ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बढ़िया जेलें ऑस्ट्रेलिया की है। जी अगर हम इंडिया में देखें तो साउथ में हमारे तमिलनाडु की जेलें बहुत बढ़िया हैं, कर्नाटक बहुत अच्छा है, आपका इसमें महाराष्ट्र की जेलें बहुत बढ़िया हैं, अच्छा बुड़ैल की जेल चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया है। हमारी जेलों को भी हम बहुत तेज़ी से सुधार में जा रहे हैं। पहले भी हमारी बहुत अच्छी है पर हम इसे और कर रहे हैं। एक तो आप ये देखें कि हरियाणा की जेल में कभी ऐसी वारदात नहीं हुई कि कोई जेल के तोड़ के भाग गए, कोई दीवारें करके, कोई सुरंग बना के भाग लेकिन गए। मोबाइल वगैरह मिलने की ऐसी घटनाएं- मोबाइल, देखिए मोबाइल ऐसा है कि 70-80 एकड़ का परमिट होता है। जी, जी। अब कोई भी आदमी 80 एकड़ में चारों तरफ बहुत बड़ा है, एक जेलें नहीं बहुत जेलें हैं, तो कोई भी मोबाइल को ऊपर छोटी चीज़ है कोई फेंक के जा सकता है, बहुत माइनर चीज़ें हैं। पर उसके बाद भी हमने काफ़ी कंट्रोल करा है। बहुत कम, कभी कभार कहीं एक आधी घटना निकलती है, उस पर बहुत सख्त एक्शन करते हैं, तो बड़ा ये डिस्काउंट हुआ है। पर उसके बाद हमारी जेलों में हम चाह रहे हैं कि जो अंदर जेल में हैं उन्हें सुधारें, उन्हें हम ये नहीं देखें कि वो कैदी हैं।
हम चाह रहे हैं कि वो अच्छे आदमी बन के जाएं। जी। जो हार्ड कोर है वो तो 5% भी नहीं, 1% भी मुश्किल से होते हैं। अगर एक जन में 1500 आदमी है तो उनमें 7-8 आदमी होंगे, वो 1% भी नहीं आते हैं। और उनको हम चाह रहे हैं कि वो बड़ी आदमी बाहर बन के जाएं, उन पे जेल वाला वो रिफ्लेक्शन रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल यही और बात उन्हें म्यूजिक का भी हम उनके कर रहे हैं कि बाहर से अच्छी संस्थाएं, अच्छे इंस्टीट्यूशन के लोग जाएं, शाम को उनके वहाँ मनोरंजन के लिए हो। उन्हें हम घर में बच्चों से जो लेडी है उन्हें बात करने का समय भी बढ़ा रहे हैं। रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। रंजीत सिंह चौटाला के साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत जारी है, आप कहीं मत जाइए। जो ये 2022 में जो विधानसभा चुनाव हैं उसके बाद अब कहीं ना कहीं हरियाणा भी तैयारी करेगा। आपको क्या लग रहा है दूसरे कार्यकाल के कामकाज को देखते हुए जनता का जो रिएक्शन होगा या वोट परसेंटेज होगा उसमें क्या बढ़ोतरी होगी या क्या कुछ होगा? कुछ पता तो चल रहा होगा जनता के माइंडसेट को देख के। हमारे 7 साल में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम करा है। और पूरी, मैं समझता हूँ पूरी टीम को, क्योंकि वो हेड ऑफ द टीम है, कैप्टन है टीम के, तो उन्हें बहुत आप ये समझे कि अभी 2-4 दिन पहले तो एक आया है गुड गवर्नेंस में पूरे देश में हरियाणा को 1 नंबर माना है। उससे पहले जो बड़ी स्टेट है उसमें जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है वो नीति आयोग ने हरियाणा को नंबर 2 पे माना है देश में। और पर कैपिटा इनकम में हम बहुत आगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हरियाणा बहुत तेज़ी से बढ़िया बढ़ रहा है। पहले हमारे हम कैबिनेट में 12 मिनिस्टर थे, अब 2 जो पोस्टें थी फाइनल एक्सपेंशन हो गया, 14 हो गया। वो भी हमारे जो नए मिनिस्टर्स आए हैं वेल एजुकेटेड हैं, बढ़िया लोग हैं। 14 की पूरी टीम होगी। अब काम तो एक आदमी पे 5 काम होंगे, एक पे 2 काम होंगे, तो 2 वाला में एफिशिएंसी आएगी, जल्दी करेगा। तो डिपार्टमेंट बट गए, पूरा सबको जिम्मेदारियाँ मिल गई और बहुत एफिशिएंसी बढ़ गई। और मैं समझता हूँ कि हमारे अब 14 आदमियों की टीम जो है, जो सीएम साहब ने जितना भरोसा कायम करके इन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी हैं, बहुत अच्छा करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी की पूरी ब्लेसिंग रहती है। मैं मेरे डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, मैंने 3 बार पूरे हरियाणा में रेड करे, 500 टीमें थी, 4-4 हज़ार कर्मचारी हुए। सुबह 4 बजे से हमने मॉर्निंग शुरू कर दिया। एक बार भी, मैं पहली बार जब उनसे पूछने गया कि जी मैं ऐसे कर रहा हूँ इतना बड़ा, कल को कोई दिक्कत आए आपको मैं नोटिस में लाऊँ, कहने कि मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे भरोसा इसी करके तो आपको महकमा दिया है। आप काम करें, मुझे कभी नहीं पूछा आपने क्या करना है, आप करो। और उसके बाद मुझे हौसला हो गया, मैं कर रहा हूँ। और इसका ये परिणाम है कि इस साल हमारा लाइन लॉस जो कभी 31% था, अब हम इसे कोई 12.5 के करीब आ गए ना, 14.5 आ गए। इस साल में मैं समझता हूँ कि क्यों मार्च टू मार्च होता है, मेरा अपना अंदाजा है कि हम इसे 13% तक ले जाएंगे। अच्छा। अगर ये हमारा होता है तो आप ये समझिए, जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारे हेड पे 400 करोड़ रुपए हमारा बढ़ जाता है। अच्छा। ये हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया टीम होगी, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 22 का साल हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। बस परमात्मा करे कोविड का मामला जो 3rd वेव का सुन रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा मार नहीं आए लोगों पे। और लोग अपने काम में लगे हैं, बिजनेस का अब एक नॉर्मल लाइफ में आए हैं। इंडस्ट्री भी, खेती में भी हरियाणा बहुत नंबर 1 पे आ रहा है। और इसमें भी पर यील्ड अगर हम वो देखें, पर एकड़ यील्ड कितनी है, तो पूरे देश में हरियाणा 1 नंबर पे आ रहा है। मिल्क प्रोडक्शन में हमारा बहुत बड़ा नंबर है। अब हम हर जगह खेती को भी, जो मोदी साहब कह रहे हैं कि दुगनी आमदन हो, उस पर हम लग रहे हैं कि कहीं फ्लोरिकल्चर आ रहा है, कहीं हॉर्टिकल्चर आ रहा है। दिल्ली के नज़दीक का एरिया तो बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी का हो गया, फ्लावर्स में चले गए, बड़ा अच्छा लोगों में कहीं फिशरीज का लोग करने लग गए और पोल्ट्री फार्म का काम चल रहा है। तो दिल्ली के नज़दीक बड़ी मार्केट है, इस करके हरियाणा बहुत तेज़ी से, मैं समझता हूँ 22 का साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने इतना कुछ बताया कि सरकार इतना कुछ कर रही है, लेकिन अब मैं विपक्ष की जो बातें हैं वो भी रखूंगी, क्योंकि वो आपकी हर बात, सरकार की हर बात, सरकार की हर अचीवमेंट को वो नकार देती है। आपने विधानसभा में भी देखा होगा कि पहले दिन से लेकर 4 दिन के विधानसभा के छोटे से शीतकालीन सत्र में जिस तरह से इस बार हंगामा हुआ, पहले दिन से लेके लास्ट दिन के शाम तक जब तक चला, तो आपको क्या लगता है कि या आपके किए जो काम हैं वो पहुंच नहीं रहे हैं, या फिर विपक्ष जो है वो जानबूझ के मुद्दे बना रही है?
कहीं ना कहीं कोई बात है, या तो मिसकम्युनिकेशन है या मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि आपके किए हुए काम जो कांग्रेस का, आप बाकी छोड़ दीजिए, कांग्रेस जिस तरह से हंगामा कर रही थी, किरण चौधरी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये कि बिल्कुल एक तरह से निहायत फेलियर सरकार है, ऐसी फेलियर सरकार इतिहास में हरियाणा में कभी नहीं आई। जवाब दीजिए। देखिए, अपोजिशन अपनी बात कहती है, उन्हें कहनी चाहिए, और हम चाह रहे हैं कि अपोजिशन पूरी तैयारी करके आए, पर रचनात्मक बातें होनी चाहिए, और उस पर हम भी कहते हैं अच्छे लगते हैं। बिना बात के हल्ले का तो कोई फायदा नहीं था। वो अगर हल्ले की बात करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ। 4 दिन हाउस चला, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बेहद संयम रखने वाले आदमी हैं। इतना उन्होंने नहीं कहा, नहीं तो बहुत कुछ था उन पे कहने को। मैं उसका एक जवाब दे रहा हूँ कि उनका मेन टारगेट था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये था, मेन तो इसी पे था ना, घोटाले पे। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सुनो, एक मेंबर जो चेयरमैन था उससे पकड़ दिया पुलिस ने, 3 करोड़ 60 लाख रुपया बरामद कर दिया, चालान में कोर्ट पुट इन कर दिया। ये गवर्नमेंट का काम था, हमने 1 मिनट नहीं लगाई, जैसे ही पता लगा 1 मिनट में ही हो गया। हम ही ने रेड करा, उन्होंने तो नहीं बताया था। नहीं करेंगे तो सरकार ही करेगी। अब मैं उनका बता रहा हूँ, कांग्रेस ने तो पूरी जिंदगी में घोटाले करे हैं। कांग्रेस का जो पिछला रिजीम था जिसमें किरण भी कैबिनेट मिनिस्टर रही थी, उसमें HCS के घोटाले आए, उसमें इंस्टीट्यूशनल प्लॉट के आए, उसमें कितने घोटाले आए हैं, जिसका कितना खर्चा रहा है। या तो एक इंडिविजुअल था, हमने तुरंत अरेस्ट करके अंदर कर दिया, कुछ है ही नहीं। और तो जब उनके घोटाले उसके बाद जब वो बोल लिए है, सारा कुछ बोल लिया है, वो अपोजिशन एलिगेशन है, हमने एक दिन सेशन भी बढ़ाया, 4 दिन सेशन चला, पहले 3 दिन का था। लास्ट दिन हमारे CM साहब ने रिप्लाई करना था। जब CM हाउस लीड ऑफ द हाउस रिप्लाई करे तो अपोजिशन लीडर का बैठना बनता है। वहाँ आपने देखा कि केवल 6 MLA थे, 25 MLA हाउस में नहीं थे, और CM साहब ने बिना विचलित हुए ठोक के उनकी बातों का एक का जवाब दिया। तो सब जगह मीडिया में ये इंप्रेशन गया कि इनके एलिगेशन में कुछ दम नहीं था, मुख्यमंत्री जी को ये जेल नहीं सके, सब बाहर चले गए। ये उन्हें सुनना चाहिए था। उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक मौका मिलता उन बातों का, जो CM साहब ने कहा उस बात को फिर चैलेंज करते हो। तो ये बेकार की बातें थी, कुछ नहीं। किरण क्या कह रही है, क्या उनकी कहानी है, मैं इस बात को नहीं समझ रहा कि ऐसा, इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। टोटल ट्रांसपेरेंसी है हर चीज़ में, जब खुला सामने हो रहा है, किसी का लेना दे, पहले पैसे लेते थे, उससे खर्ची पर्ची की जो बात कहते ये चलता। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द वापस लौटते हैं। बतौर कैबिनेट मंत्री दोनों विभागों को आप संभाल रहे हैं, आप खुद को इन अपने इस कार्यकाल में कहाँ पाते हैं, और आपको क्या लगता है कि आगे और आपको कितना कुछ काम है जो जनता की उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है और जल्दी से जल्दी उनको निपटाना है? देखिए मैडम, मैं एक रेजोल्यूशन भी हम समझ अपनी बात अपने लिए कुछ कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं नहीं, लगेगा। आप बताइए, जानना नहीं, चाहते हैं। मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी गई है, मैं मेरी अपनी क्षमता से भी उससे ज़्यादा निभाने का काम करूँगा। मैं जितना भी मेरे से हो सकेगा, जनहित के मामले में मैं 1 मिनट नहीं अपना टाइम खोऊंगा, तुरंत उठ के काम करूँगा। अब मैं, मेरा फ़ोन सार्वजनिक कर रखा है, लोगों की सीधी कंप्लेंट आती है, मैं इमीडिएट एक्शन करता हूँ। मुझे जो भरोसा विश्वास दिया है मुख्यमंत्री ने, उसे कम नहीं होने दूँगा, और जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता। हर वक्त जनता के कोई भी काम के लिए 24 घंटे, आप मेरे ऑफिस में भी देखते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे यहाँ रहती है, सुबह से शाम तक निपटाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। हमने पूरे परिवार में पीढ़ियों से देखा है, मेरे फादर भी करते थे, मेरे भाई भी करते रहे, मैं भी करता रहा, हमारे बच्चे भी करते रहे, और डेमोक्रेसी में इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हुआ करती कि आज भी हम एक परिवार के 5 मेंबर विधानसभा में बैठे हैं। ये जनता का कॉन्फिडेंस है जिसको लेके आज हम बैठे हैं। तो रणजीत सिंह को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसे अपने क्षमता से, अपने ईमान से, उससे भी ज़्यादा कटिबद्धता और प्रतिबद्धता से उस काम को बढ़ाऊंगा। जाते जाते हमारे दर्शकों को नए साल की आप शुभकामनाएं अगर देना चाहें। मैडम, मेरी तरफ से आपके मीडिया परिवार को, पूरे प्रदेश के लोगों को, हमारे दोस्त मित्रों को, पूरे देश के लोगों को, अब मैं तो एक धरती पे एक नाचीज़ का हूँ, एक खाली रणजीत सिंह हूँ। मेरी पूरे देश के लिए ये शुभकामनाएं हैं कि साल हमारा बहुत अच्छा है, लोगों को खुशियाँ मिले, लोगों में, देश में अच्छा रोमांच रहे, बहुत अच्छा जीवन मिले, नए बच्चे हमारे आगे जॉब मिले, उनका करियर बिल्डअप हो, और देश बहुत आगे करे, दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान का नाम उभर के आए। ये मेरी शुभकामनाएं, और नया साल सबके लिए बहुत बहुत खुशी और मुबारक लेके आए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो नए साल के पहले
दूसरे दिन हम कह सकते हैं और नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल के मौके पर रेजोल्यूशन से लेके 2021 में जो कुछ भी बीता उन अपने विभागों के बारे में तमाम मुद्दों पर रणजीत सिंह चौटाला ने हमारे साथ खुलकर बात की और यहाँ तक कि इस साल का जो उनका रेजोल्यूशन है और क्या कुछ करना है इन तमाम मुद्दों पर भी हमने जानने की कोशिश की। कैमरामैन तुलसी मेहरा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, हरियाणा। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस खास एपिसोड में इतना ही। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।